बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आपको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। तो जनाब, आज मेरे मेहमान हैं अब्बास भट्ट साहब, जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। कई बार तशरीफ ला चुके हैं और बातचीत करने का उनका एक अपना स्टाइल है। तो और हम ये उनको ये नहीं कहेंगे वो स्टाइल चेंज करें, हम यही कहेंगे कि खुलकर बोला करें, हिम्मत से काम लें। अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं यही कहूँगा कि शेर बनो। ठीक है जी। अच्छा जनाब, मेरे दूसरे मेहमान हैं चलो महमूद। जी, बाद में कहूंगा, लेकिन कहूंगा बट शेर ही रे। अच्छा, जितनी गजने कटी बटों की कटी, इसलिए बट शेर है, फिक्र नहीं करे। दूसरे मेहमान हैं जनाब महमूद कश्मीरी साहब, जो कि कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं। कई बार तशरीफ ला चुके हैं। ये भी बड़े हिम्मत वाले हैं, बड़ी स्ट्रगल है इनकी भी। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी। आज हम बात करना चाहते हैं, आपको पता होगा कि कल यानी 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। कल तो बहुत से लोगों ने प्रोग्राम किए, और शायद आपको पता होगा कि आपका जो पड़ोसी मुल्क है वो दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल हो गया है। तो वैसे तो पाकिस्तान के बड़े रिकॉर्ड हैं, वो तो आप जानते हैं। तो ये 5 ममालिक में शामिल हो गया है जो पूरी दुनिया में सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो अब्बास भट्ट साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे, जो ये भी एक नया रिकॉर्ड है पाकिस्तान का? डॉक्टर साहब, अगर बिल्कुल शॉर्ट अल्फाज में कहूँ तो कोई नई बात तो है नहीं। ये 47-48 से लेके आज तक, ख्वाह वो मार्शलाई दौर हो या सिविल गवर्नमेंट्स का दौर हो या सेमी आर्मी कंट्रोल में हो, ये तो हमेशा से होता रहा है। कोई नई चीज इसमें नहीं आई, कोई किसी चीज का इजाफा नहीं हुआ। ये अलग बात है कि बताया ना जाए, पता ना हो किसी को, लेकिन ये साफी आम आदमी भी जो है वो मश्क बना रहता है। जो भी हुकूमत आती है उसकी अपने कंट्रोल में जो वक्त चीजें उन्हें पसंद होती है वो दी जाती हैं। अब ये बात मैं आपको 20-30 साल पहले इसकी, मेरे अखबार वाले एक मेरे जानने वाले थे, दोस्त हैं, उनके साथ गपशप हो रही थी भाई। उन्होंने कोई गिले शिकवे किए, जनाब यार आज का बड़ी मजबूरी है। मैं यार आपके अखबार में ठीक ठाक दर चल रहे हैं, उसमें मसला तो कोई नहीं है। वो कहना जी अखबार की खबरें लिखने से पैसे थोड़ा मिलते हैं, ये जो इश्तहार छापते हैं उनके पैसे होते हैं। ये बंद कर देते हैं कि आपकी मर्जी की खबर लगाएंगे, अगर उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं लगाएंगे, वो इतना झूठ क्यों ना हो। जिस तरह वो बशीर मेमन के बेचारे का हाल है, वो अखबार का ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको भी इसी तरह मजबूर किया गया ना, कि वो मजबूर करते हैं कि भाई आप झूठी खबर हमारी ही हो जो हम पसंद करते हैं। किसी दौर में तो ये सेंसरशिप हुआ करती थी, आज का सेंसरशिप नहीं है। आजकल तो सुनने में ये शनीदी में आया है कि बाकायदा हर अखबार में एक एक ISPR का बंदा मौजूद है कि वो हर खबर चेक करता है जो आर्मी के मतलब ऐसे होती हैं खुफिया किस्म के खबरें, ताकि वो कंफर्म करे यस इट इज ओके टू प्रिंट और इट्स नॉट ओके टू प्रिंट। तो ये चीजें तो होती आ रही हो दिन ब दिन। ज़ाहिर है चूंकि मीडिया भी मॉडर्न होता जा रहा है, स्पेशली ये नया जो मीडिया है, इसकी वजह से कंट्रोल भी नए नए स्टाइल में आ गए हैं। तो ये सर कोई नई चीज नहीं है। ये जब 73 साल से जब से ये मुल्क खतादात पाकिस्तान बना है, उसमें साफियों की, एक तो साफियों के बारे में भी कहना थोड़ी जाती हो, क्योंकि कुछ कह दिया तो वो भी गाली देना शुरू कर दें कि साफत का मायार भी तो नहीं रह गया ना। साफत का कोई माइट भी 20-30% लोग हैं जो आज भी साफत को एक अबादत समझ के काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह अगर देखा जाए 70% लोग साफत के वही हैं जो इसको एक रोजगार बनाया है उन्होंने, एक बिजनेस के तौर पर। जब किसी चीज को बिजनेस के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये सारी कदगन तो आएंगी। फिर यही एक मसला है इसका। लिहाजा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि किसी चीज में इजाफा होगा, लेकिन चलो एक चीज सोचने वाले कि किसी न किसी चीज में तो इजाफा हुआ है, ख्वाह वो कीमतों में इजाफा हो या साफियों को पकड़ मारने में इजाफा, इजाफा जरूर हो गया है। ये तो किसी अच्छी चीज में इजाफा इस मुल्क से तो नहीं किया जा सकता। यानी अच्छी चीज़ का यानी उसमें इजाफा, ये इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप बुराई में समझते हैं इजाफा हो रहा, तो ये भी कम से कम पॉजिटिव आप ये कह रहे हैं। तो कम से कम कहीं ना कहीं तो नाम आता है ना। अच्छा, नाम आता वो है, ना नाम किसी आना चाहिए। जो बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा, महमूद कश्मीर साहब, आपने बात सुनी भी, देखिए सहाफ़ियों
देखिए बेचारे एक तो हम कह सकते हैं कि जी ठीक है, प्रोफेशनलिज्म हो सकता है वो अगर बरतानिया या अमेरिका या यूरोप के मायार की से देखा जाए तो शायद प्रोफेशनलिज्म उनकी तो कुछ कम हो, लेकिन जिनकी सही प्रोफेशनलिज्म है उनको उठा कर ले जाते हैं ना, वो बेचारे भी क्या करें। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जब जो हाकिम है, खास करके हमारे जो दोनों पड़ोसी हैं, उनकी मर्जी के बगैर अगर कोई लिखा जाता है अखबार में, तो उनको फिर शुमाली इलाका जात की सैर कराते हैं, ले जाते हैं। शुमाली और इलाका इस जात वक्त क्या, आप शुमाली इलाका जात क्या मतलब? वो जो गिलगित बल्तिस्तान में ले जाते हैं जनाब सैर कराने के लिए, तो कहते हैं ना कि अगर किसी ने सच लिखा तो उसको गिलगित बल्तिस्तान की सैर कराएंगे, जो पाकिस्तान उसको कहता है शुमाली इलाका जात, अच्छा, पाकिस्तान के शुमाली अब समझ इलाका। आइए। मैंने एक साथी को देखा, उसका व्लॉग मैंने पढ़ा था, उसने कहा जी भाई मुझे तैशना दिलाए, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। तो मुझे लफ्ज उसका याद है अभी भी, वो कहता है यार भाई वहां पर ठंड बहुत है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। तो उसका आपका मतलब यह है कि उठाकर वहां सर्दी में ले जाते हैं लोगों को। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। किसी को बोलने का हक हासिल नहीं है, बल्कि अगर ये देखा जाए जिस तरीके ने भट्ट साहब ने कहा जी कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दोनों हमारे पड़ोसी मुमालिक हैं जिन्होंने रियासत पर कब्जा भी कर रखा है, पाकिस्तान और इंडिया ने, तो 92 से लेकर आज तक जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में 61 जो है ना जर्नलिस्ट कत्ल किए गए हैं। अच्छा। और और हिंदुस्तान में जो है वो 92 से लेकर आज तक 52 कत्ल किए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इन दोनों सच की लिखने वाले। आपस की में कंपटीशन तो नहीं इस मसले में? जी क्या कहा डॉक्टर साहब? इन दोनों ममालिक की आपस में कोई कंपटीशन तो नहीं है? ये हर काम में इनकी कंपटीशन चलती है। अच्छा अच्छा। कोई अच्छाई में नहीं, बुराई में जो है ना इनकी कंपटीशन है, और एक दूसरे से आगे निकलने की हमेशा जो है ना ये कोशिश करते हैं। हम्म। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं ना कि 92 से लेकर आज तक अगर 61 सहाफ़ी पाकिस्तान में कत्ल होते हैं और इंडिया में और 52, ये देखिए ना, किसी को सच लिखने की, बोलने की जो है इजाज़त नहीं है, बल्कि ये यहाँ तक तो कहा जाता है कि ख़ास करके हमारा जो पाकिस्तानी मकबूज़ा जम्मू कश्मीर है, कि जो सियाने लोग होते हैं ना, अक्लमंद, वो खामोश रहते हैं। बोलने वालों को कुछ और ही अल्फाज से याद किया जाता है। हम्म। जो शख्स भी, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो सियासी कारकुन है, जो भी सच बोलेगा, लिखेगा, तो उसके लिए वो ज़मीन तंग कर दी जाती है। और इसीलिए जो है हमारी इस रियासत के अंदर ख़ास करके हालात तो बहुत बुरे हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर भी, और ख़ास करके हमारी रियासत के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा लोगों को डरा के खौफज़दा करके रखा जाता है कि कोई भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर किसी ने सच बोलना भी हो तो जिस किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, तो कहते हैं ये मेरी और आपके दरमियान बात है, कि कहीं और इसका ज़िक्र नहीं करना। तो ऐसी तो सूरत-हाल है इस हमारे इस खित्ते के अंदर। और अच्छा। जब तक ये ज़ुल्म और जबर और ये कत्ल और गारत का सिलसिला जो है ये रुकेगा नहीं, उस वक़्त तक इस खित्ते के अंदर जो है ना वो तब्दीली भी नहीं आ सकती है। और इसी वजह से वो जो हुक्मरान तबका है वो अपनी मर्ज़ी के फैसले भी करते हैं, और अपनी मर्ज़ी के जो सहाफ़ी हैं वो भी पैदा होते हैं, और मर्ज़ी के जो सियासी कारकुन हैं वही सामने आते हैं। अच्छा, हमारे जो तनवीर अहमद साहब हैं वो भी साफ़ी हैं, राइटर हैं, वो भी ब्लॉग करते थे, उन्होंने सर्वे भी किया था, तो क्या उनको भी पकड़ा इसलिए गया है कि वो बहुत साफ़गोई से लिखते थे? लेकिन अब तनवीर अहमद, चूँकि तनवीर अहमद का भी यही मसला था ना कि वो बोलता था, तो बोलने वालों को पसंद और नहीं थे। बोलने वालों को पसंद नहीं किया जाता, और बोलता भी था और साथ सोचता भी था। तो इसलिए वो बड़े टाइम से जो है इनका टारगेट था। कई बार तनवीर अहमद को जो है वो उठाया भी गया, गिरफ्तार भी किया गया, धमकियाँ भी दी जाती रही। तो वो अपने काम से बाज़ नहीं आ रहा था। तो जब ये पाकिस्तान का जो झंडा उतारा गया, तो इसमें उन्होंने कानून भी बना दिया, जो कि कानून वहाँ मौजूद नहीं था, और रियासत जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है। मगर उन्होंने कानून बनाकर जो है 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया।
तो अच्छा, ये तो सूरत हाल है। और इस तरफ की मदीना की रियासत जो ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है, ये तो किसी को हक नहीं देते ना सोचने का ना बोलने का। वो कहते हैं कि हमारी सोच के मुताबिक चलें। बोलना भी है तो वो बोलें जो हम चाहते हैं। अच्छा, अच्छा भट्ट साहब, तो इसी भट्ट साहब ये देखें, भाई आपने कहा भी सिंस 47 या जब से पाकिस्तान की पैदाइश हुई है ये सिलसिला मर्ज़ चल रहा है वजूद में आया है। ये मर्ज़ वजूद में आया जब जन्म हुआ इसका, जब इसका से। जन्म हुआ है उस वक्त से यही चल रहा है। तो क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? ना इंसानी हकूक की इसका कोई ख्याल किया जाता है, ना प्रेस की आज़ादी है, ना सोचने का मौका दिया जाता है, ना बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो आखिर ये क्यों है? वजह क्या है? छिपा क्या रहे हैं? अक्सर हकीकत जो है ना, अगर आप बाकी ममालिक को भी देखें ना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जिसको कहते हैं चूंकि कंट्रोल, अब ये जो यूरोपियन यूनियन में हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ जो करारदाद पास की गई है वहां पर या पेश की हुई है, इसमें आप सोचने वाले जो है वो तहरीक लब्बैक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अब इसका डीप डाउन एनालिसिस करें आप, इसमें तहरीक लब्बैक का कसूर कम है। मैं ये नहीं कहता उनका बिल्कुल कसूर है, उनका कसूर कम है, हुकूमत मौजूदा हुकूमत का कसूर ज्यादा है। यानी एक वाकया नवंबर में होता है, आप उसको लिंगर ऑन करते जा रहे हो, इनकरेज कर रहे हैं तरीके लब्बैक वालों को कि भाई जो आप कहेंगे आप ठीक कह रहे हैं, बस थोड़ा सब्र करें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे। एक तरफ बैन कर दिया, दूसरी तरफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, एक तरफ बैन किया हुआ है, दूसरी तरफ उनके साथ बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये हुकूमत वक्त का कसूर है इसमें ज्यादातर, इसमें तहरीक लब्बैक का कसूर कम है। अगर डे वन पहले दिन ही कह दिया जाता भाई ये हमारे पास बेसिस, ये चॉइसेस हमारे पास, वी कांट एंटरटेन जो, हम दुनिया से अलग थलग होकर जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो बात समझ में आ जाती है उनको, आज ये वाकया होता ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी जो वजूहत हैं, उसकी जो वजूहत ये भी है कि वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत आती हैं, यानी सिविल गवर्नमेंट क्या होती है, वो बाख्तियार नहीं होते। ये एक खुली हकीकत है। अब मैं इसको छुपाऊं या इसमें गोल अल्फाज में कहूं या इधर उधर की बातें खींच को इसमें लाऊं, लेकिन एक फैक्ट है कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को ही देख लें, वो बाख्तियार नहीं है पूरी तरह, हर काम वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनके पीछे और लोग मौजूद हैं और वो मौजूद उनसे वही काम कराते हैं जो उनकी मर्जी होती है, जो उन्हें पसंद होता है, जो वो समझते हैं कि सूटेबल है फॉर द कंट्री। वहां इमरान खान की बात नहीं सुनी जा रही है या सुनी जाती है। सूटेबल फॉर और ये कंट्री। जो सिलसिला डॉक्टर साहब पिछले 73 साल से यही है, या तो डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जरूर होता है उसमें। अब यानी डायरेक्ट अब और इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर अगर आप ये कहें कि कोई आदमी अपनी मर्जी कर, अब नवाज शरीफ बहुत अच्छा जनाब एडमिनिस्ट्रेटर था, उसमें कोई दो राय किसी की भी नहीं है कि जब भी वो आया उसने मुल्क की माशी हालत को बेहतर किया, उसको किक आउट कौन कर दिया, क्या कैसी, उसका क्या कसूर हुआ था? उसका यही कसूर था कि वो अपनी मर्जी चाहता था, वो कहता यार मुझे काम करने दो, मेरे काम में मुदाखलत कम करो। बिल्कुल बिल्कुल ये भी नहीं कहता था कि भाई बिल्कुल मुदाखलत ना करो, कहता मेरी मुदाखलत कम करो, मुझे कुछ काम करने का मौका दो। तो उसकी दुर्गत जो बनी आप देख रहे हैं इस वक्त, चोर डाकू शोर हो गया है। ये आज का जो बच्चा पैदा, आज को 15-16 साल का जो जवान बच्चा है, उसकी समझ में तो कुछ नहीं है ना। ये 5 साल के बाद 20-22 का जब हो जाएगा तो उसकी नजरों में, उसके जहन में तो नवाज शरीफ एक डाकू शोर होगा। लिहाजा क्या करेगा, इसका क्या इलाज है? ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी निशानदेही भी जरूरी है और उन पर अमली इकदाम की जरूरत है असल में। अच्छा अच्छा, महमूद कश्मीर साहब देखें, पाकिस्तान में जैसे कि बात अभी हुई है भी ना सोचने की, आप इंडिपेंडेंटली आप सोच भी नहीं सकते, आप कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते, आपकी किताबों पर बैन हो जाता है। ठीक है, यानी ना प्रेस को आज़ादी है। और जैसे कि भट्ट साहब ने पहले कहा कि ISPR का आदमी बैठा होता है, बल्कि एजेंसियों के आदमी वहाँ पर दफ्तर में बाकायदा मुलाजमत करते हैं और उनको अक्सर एक आप औरों की मिसाल दे जाते हैं, मेरे सामने आप मिसाल मौजूद हैं, हम दोनों एक दूसरे के करीब तरीन हैं। आपने लिख के क्या पाया? आपकी किताबें बैन कर देगी नहीं देगी? सही आपका वतन में जाने की इजाजत नहीं है, अपने बाप की कब्र पर जाने की इजाजत नहीं है। नहीं है, सही। आपकी वालदा बीमार थी पिछले दिनों, तो आप परेशान थे, या खुदा न खासा आपको कुछ हो गया, वो तो नेचुरली होना ही एंड ऑफ द डे।
जो इंसान आया उसने दुनिया से जाना है, लेकिन आपकी परेशानी थी यार मैं क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा तो दुर्गत बनेगी वहां पे, अगर नहीं जाऊंगा तो रिश्तेदार बने क्या सोचेंगे। सही आपका बात। कसूर क्या है, क्या कसूर था आपका, क्या जम्मू कश्मीर की आजादी में आप मुखल थे, क्या कर रहे थे आप। मैं मैं तो तो अर्सा से आपको जानता हूँ, मुझे तो कोई ऐसी चीज समझ नहीं आई, कौन सा ऐसा काम था जो आपको नहीं करना चाहिए वो आपने किया। हमने तो वही काम किया जो ये जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर था, लोगों के लिए बेहतर बेहतर था, महसूस किया, खिते बेहतर के लिए महसूस बेहतर था। किया। ठीक है, हम तो ये पुरअमन जद्दोजहद को मानने वाले लोग हैं। मसला कश्मीर को हम चाहते थे कि हम तो बंदूक किसी के खिलाफ भी बंदूक उठाने के कायल नहीं है, ना पाकिस्तान के खिलाफ ना हिंदुस्तान के खिलाफ, उसमें बुराई बुराई कौन सी हो गई थी। लेकिन अपनी हालत देख ले, अब आपकी हालत देख के मुझ जैसा शरीफा भी क्या करे, मुझे आप बताएं, अब क्या मैंने गर्दन उसमें जाके। उन्हें मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं, मेरी बेगम कहती हैं भी आप नॉर्मल, मुझे कहते हैं अगर आप नॉर्मल होते मुझे कहती हैं नॉर्मल होते तो हम भी आजाद कश्मीर अपने गांव जाते तो इसमें मतलब मैं नॉर्मल नहीं रह गया। मैंने कहा भी मैं जैसा भी हूँ मैं हूँ। अब मुझे देखिए, अब मैं आपको ये बताऊं भी, मैं पर्सनलाइज नहीं करना चाहता। मेरे अकाउंट्स जो है बैंक अकाउंट्स फ्रोजन है। अच्छा, वो पहले कह रहे थे जी भी आपका आईडी कार्ड नहीं है। जब आईडी कार्ड में केस जीत गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जीत गया, कार्ड मिल गया, तो मैंने कहा भी अब तो उनको एक्टिवेट करें मेरे अकाउंट्स को। कहते नहीं, अब आपको फिजिकली आना पड़ेगा। फिजिकली मैं तो चला जाऊंगा, कार्ड तो साथ होगा लेकिन मैं नहीं वापस आऊंगा, ये मसला होगा। जट जरूर एटा सादा भी नहीं। आज जट। अच्छा महमूद कश्मीरी साहब, आप क्या कहते हैं? मैं आपसे बात कर रहा था भी ना, आप वहां पर देखिए सोच की ना इजाजत है, ठीक है, और उनके उन आदमी ने अपने आदमी बिठाए होते हैं अंदर अखबारात के अंदर भी। तो मैं एक आदमी को जानता हूँ जो, मैं उसको अच्छे साफी था, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसको, मेरी खबरें भी लगाता था। तो बाद में मुझे पता लगा जाएगा को 10-15 साल बाद उसने कहा यार भी आपको शायद पता है या नहीं है भी मेरा तलक एजेंसी से है। मैंने कहा भाई आपका तलक एजेंसी से है? उसने कहा जी बिल्कुल। तो लेकिन तनख्वाह मेरी जो है ना वो अखबार वाले देते हैं, लेकिन अखबार वालों को भी पता है कि मैं एजेंसी का आदमी हूँ। तो मतलब यह है कि उसने, उसका काम है उसने वहां पर कंट्रोल करना है। इसी तरीके से जनाब अगर ये सूरत हाल होगी तो हम कैसे अपने जो मिशन है या अपना जो पैगाम है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सकेंगे महमूद कश्मीरी साहब? जनाब बिल्कुल, उस सहाफ़ी ने बिल्कुल सही कहा है, बल्कि वो सिर्फ अकेला नहीं था। बहुत सारे अखबारात में जो सहाफ़ी हैं वो काम उनके लिए करते हैं, एजेंसियों के लिए, और उनकी ये ड्यूटी होती है कि किसी किस्म की भी खबर आए तो सबसे पहले हमें वो जो ना वाला वो व्हाट्सएप कर दें, फैक्स कर दें, व्हाटएवर जो कुछ भी है। तो एक बार मैं जम्मू कश्मीर गया हुआ था, इसके बाद मुझे पाकिस्तान जाना हुआ, तो मैंने एक अखबार का विजिट किया पाकिस्तान में, कश्मीरी अखबार था। तो वो बड़े परेशान बैठे हुए, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों परेशान है आप लोग? कहते हैं जी कि हमने एक रिपोर्ट छापी थी जो कि बजट के हवाले से थी कि जो बलूचिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का, इन तीनों का बजट मिलाकर जो है, जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उसका वो ज़्यादा बनता है। बस इतनी छापी है जनाब। तो इसके बाद इन्होंने डेरे लगा लिए हैं, आके बैठ गए इधर। अब हम कुछ काम भी नहीं कर सकते और हमारे लिए मसला बना हुआ है। अच्छा, तो एक कहते हैं जी थोड़ी सी मैं इसमें वजाहत चाहता हूँ। ये उसने ये जी, लिखा, जी। उन्होंने ये लिखा है कि सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का बजट अगर इकट्ठा किया जाए तब भी जो इंडिया वाला कश्मीर है उस साइड वाला उसका बजट ज्यादा बनता। ये बात लिखी जी, उन्होंने। जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हालांकि तो बनता तो उन्होंने कहा जनाब ये बहुत ज्यादा बनता उनका तो। अभी उसने क तबसरा नहीं किया, बल्कि लेकिन बावजूद सख्ती आ गई है। बल्कि इन तीनों का मतलब गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर का, अच्छा तीनों का, अच्छा इन उनका तीनों इन तीनों का मिलाकर जो है, अच्छा वो अच्छा। भारतीय मकबूजा कश्मीर का ज़्यादा बनता है। तो जब ये रिपोर्ट उन्होंने छापी तो इसके बाद जनाब वो आगे बोरी बिस्तरा उठाकर बैठ गए दफ्तर के अंदर ही। अब वो ना काम करने के काबिल, ना बात करने के जनाब। उन्होंने कहा जनाब ये हमने मुसीबत जो है ना सर पर ले ली, अब क्या करें, कैसे जान छूटेगी। वैसे सच इन वो मसला। बहुत अरसा वहां पर उन्होंने जो है वो डेरा जमाए रखा, तो पता नहीं फिर उनकी कैसे जान छूटी। तो अच्छा मतलब ये तो सूरत हाल है जनाब। उन वैसे उन खबरात और उन साफियों को प्रमोट किया जाता है जो भारत दुश्मनी में पेश पेश हूँ या हिंदू दुश्मनी में पेश पेश हूँ। ये बात है, इसका इन्हें क्या कोई फायदा भी है पाकिस्तान को इस चीज का?
इसका बहुत फायदा ना, ये देखे ना, यूरोपियन यूनियन वालों ने जो करारदाद पास की है, ये फायदा ही है ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये जिस तरीके से व्हाट्सएप बात कर रहे थे, और चूंकि जो पाकिस्तान के जो हाकिम है ना, हुँ, वो नहीं चाहते कि उनके जो लोग हैं वो बाशऊर हो, उनको वो यरगमाल रखना चाहते हैं। अब जिस तरीके से व्हाट्सएप ने जिक्र किया है, वहां पर जो मजहबी जो कुव्वतें हैं, दिन रात में उनको इतने पावरफुल कर देते हैं कि एक शॉर्ट नोटिस पर जो है वो पूरा पाकिस्तान बंद कर देते हैं। और फिर ये मुतालबा करते हैं, जनाब वाला फलां मुल्क के सफीर को निकाला जाए, फलां मुल्क के साथ तल्लुकात जो है ना खत्म किए जाए। अब देखना ये है कि एक गदागार जो है, जो गदागरी पर गुजारा करता है, वो क्या कुछ कर सकता है। अब जो करारदाद पास हुई है यूरोपियन यूनियन से, इसके बाद जो हालात हैं वो आप देख लें। अगर उन्होंने कुछ नेक्स्ट इकदाम किया तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात जो है ना खड़ी हो जाएंगी। अब वो लोग जो हैं, जो जिन लोगों को इकट्ठे करते हैं, इसके बाद जनाब लिफाफे उनको तकसीम करते हैं। बेसिकली वही जो है, वो इस मुल्क के, जो हमारा हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो वही सारी खराबी की जो है ना वो जड़ है। वो जो भी बर्बादी आती है, उनकी ही इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वो जो कुछ कहते हैं उसके मुताबिक होता है। अब देखें कि ये जो आशिक है, वो इनमें कोई भी एक भी कोई सिंगल भी काम ऐसा है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हो। सड़कें ब्लॉक करना, गालियां निकालना, गाड़ियों की आग लगाना, और ये सारा कुछ जनाब इन यरगमाल बना रखा है जी। बेसिकली पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जर्नैलों ने, पाकिस्तान के वो जो मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं, ये जो मौलवी हजरात हैं, इन्होंने यरगमाल बना रखा है। और अगर इन हालात को देखें, तो हमें तो इस मुल्क का कोई फ्यूचर कोई अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या होगा इसके साथ। और फिर ये कहते हैं जी कि ये सारा कुछ यहूदी खिलाफ है, हिंदू खिलाफ है, अमेरिका खिलाफ है, फलां खराब है। ये सारे काम ये खुद करते हैं। वो खुद ही सारे उल्टे बुरे काम करके इल्जाम जो है वो किसी और को दे देते हैं। और पाकिस्तान के लोग भी जो हैं, वो बेचारे इतने जो है वो सोच के लिहाज से पीछे हैं, वो ये थोड़ी सी बात भी ये समझने के काबिल नहीं है। और जो समझदार हैं, अगर वो थोड़ी सी भी बात करते हैं, तो ये सारे जनाब वाला कुल्हाड़े उठाकर उसके पीछे शुरू खड़े हो जाते हैं। लोगों के घरों को जलाने की धमकियां देने शुरू कर देते हैं, उनको मारना की, कत्ल करने की धमकियां दे देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कौन बोलेगा डॉक्टर साहब? वो तो बेहतर यही समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में खामोश ही रहा जाए, अपनी जान को बचाया जाए। हुँ। और अच्छा चूंकि अब्बास वहां भाई का साहब जो तबका बैठा हुआ है, वो बड़ा जालिम है वो। अच्छा अब्बास भट्ट साहब महमूद कश्मीरी साहब मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो कुछ ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आता उनका। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? स्पेशली इन द व्यू कि जी अगर देखा जाए कि जिसका ज़िक्र किया आपने तहरीक लबैक का ज़िक्र किया, लेकिन ह्यूमन राइट्स सिर्फ़ वो नहीं है कि जो आर्मी वाले करें या पुलिस वाले करें। जिस तरीके से इन्होंने सड़कें ब्लॉक की हुई थी 2017 में और या इससे पहले फैज़ाबाद बंद था, लोग जा काम पर नहीं जा सकते थे इस्लामाबाद, अस्पतालों को नहीं जा सकते थे, एम्बुलेंस उन्होंने रोकी हुई थी, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े थे। क्या ये भी तो ह्यूमन राइट्स के यानी के खिलाफ है ना? और फिर ये है कि इंसानी देखिए ना जो लोग बीमार थे, दवाइयों की उनको ज़रूरत थी, अस्पतालों में नहीं जा सकते थे। तो ये कौन-सा कानून या कौन-सा मज़हब इसकी इजाज़त देता है? तो वो ये खामोश थे और फिर बाद में आर्मी वालों ने उनको पैसे भी दिए घर जाने के लिए। तो आप क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों पर? डॉक्टर साहब, असल में मसला ये है कि जिन्होंने इनको बनाया था, अब उनके ही गले में आगे वो पड़ गए हैं, तो ये तो एक नेचुरल अमल है, कोई नई बात तो है नहीं। मेरे ख्याल में इस कौम को ये जो एक्सट्रीमिज्म है, इसे जान छुड़ाने के लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई फ्रांस के सफीर ने अगर कोई बात कह दी हुर्मत रसूल में, तो मेरी गाड़ी को या डॉक्टर कश्मीर की गाड़ी को या महमूद कश्मीरी की मोटरसाइकिल को आग लगा लेने से उनकी हुर्मत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही फ्रांस को कोई नुकसान होगा। इसका कोई नुकसान किसका होगा? उस गरीब का जिसका रक्षा जला दिया गया। अब वो सारी जिंदगी रक्षा खरीदने के काबिल नहीं होगा, उसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे
वो शायद इसमतदरी कराना शुरू कर दें अपने पेट की खातिर। ये कोई रसूल बता के हमें नहीं गए थे ऐसे काम। अब इनको और क्या कहें। इस मुल्क का जो सरबराह है इस वक्त, उठते बैठते वो रियासत मदीना की मिसालें देता है, और जिसको अलो बे भी नहीं पता रियासत मदीना क्या चीज थी और कैसे मर्ज वजूद में आई थी। रियासत मदीना का जो सरबराह था उसकी 350 कनाल जमीन में कोठी नहीं थी, वो एक उजरे में रहते थे। वो ये चीजें इन लोगों के दिमाग में बैठाने की जरूरत है यार। जज्बाती मजहब को आप बनाकर आपने डाल और इस मुल्क को तबाह मत करो। ये मुल्क बन गया जिस मर्जी नजरिए से बना था, अब तो बन गया है ना। अब उस नजरिए को भूल जाओ। यहाँ जो लोग आबाद हैं वो मुसलमान हैं या नॉन मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन, जिस चीज से उनकी अपनी सोच है उनको सोच पर रहने दो, उनके साथ मिलकर बनो। ये खूबसूरत मुल्क है बाखुदा, छोटा सा मुल्क है, इसमें रिसोर्सेज की कमी है ही नहीं। अगर कमी है तो इंसानी दिमाग की कमी है कि इनके पास दिमाग ही नहीं है जिससे ये सोच सकते हैं। असल में ये एक प्यारा खूबसूरत मुल्क है, इसको खूबसूरत रहने दें। ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है, सब जितने भी पाकिस्तानी है ये उनका मुल्क है। असल में उनको यहाँ रहने का पूरा पूरा हक है और उनको रहने दें और इस मुल्क को तरक्की दें। आपको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह कश्मीरी साहब ने कहा, एक तो भीख मांगना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ से लट्ठा उठाया वो इस्लाम का आपने। वो इस्लाम के बाकी में 53 56 कुछ ममालिक हैं, बाकी को क्यों तकलीफ नहीं हुई, आपको क्यों तकलीफ हो गई है बहुत ज्यादा? इसलिए कि आप भीख मांगते हैं सारे, हर बात आप भीख मांग रहे हैं, उठने बैठने भीख मांग रहे हैं। मैं तो हुकूमत यूरोपियन यूनियन से दरख्वास्त करूंगा को इनके जो लीडरशिप है उनकी नालायकी की सजा पाकिस्तानी अवाम को मत दें। आप खुदा के लिए इन पर पाबंदी मत लगाएं, इसमें अवाम का कसूर नहीं है। ये सारा कसूर इस हुकूमत का अपना कसूर है, जिसकी वजह से अब जो है ये पाबंदियां लगना शुरू हो जाएंगी। अगर पाबंदियां लग गई इस मुल्क में तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। एक तो ये कोविड की बीमारी या दूसरी भूख अफलास बढ़ेगी इस मुल्क में। लिहाजा इसमें ये पे ना लगाएं, बल्कि उन कुव्वतों को सामने लाएं जो कुव्वतें एतदाल पसंद हैं और जो कुव्वतें को हुकूमत करनी चाहिए, और जो हुकूमतें जो लोग जो हैं सही बात को सही समझते हैं उनको सामने लाएं ताकि वो हुकूमतों में बैठें और ये सारे काम निपटाएं। ये जिस वक्त आप ये जो मजहबी जमातों का आप लाएंगे, मजहब को आप एक डाल बना के सामने आ जाएंगे तो उसमें मसाइल पैदा होंगे और वो मसाइल हमेशा बढ़ते जाएंगे, किसी भी सूरत काम नहीं होंगे। आज इनकी बारी है, कल ये नहीं होगा, कोई और होगा, लश्कर तोयबा बना के बैठ जाएंगे। ये सारी जमातें किस लिए बनी थी? इन सारी जमातों को बनाने का मकसद एक ही था कि जो मजहब के कार्ड को खेला जाए, मजहब के कार्ड के दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाए। भाई मजहब मेरा अपना है, डॉक्टर साहब आपका अपना, कश्मीरी साहब का अपना मजहब है। मेरे गलत काम की सजा आपको कभी नहीं मिलेगी, ना आपके किसी अच्छे काम के सजा, आपके अच्छे काम का सिला मुझे जन्नत में नहीं लेके जाएगा। आप जो मर्जी करते रहना, आपके अच्छे या बुरे काम की सजा या जजा आपको मिलेगी, मेरे अच्छे या बुरे काम की सजा और जजा मुझे मिलेगी। महमूद साहब का भी यही हाल होगा, जो अच्छा काम उन्होंने किया उसकी उनको जजा मिलेगी, जो गलत काम किया उसकी सजा मिलेगी। तो फिर मजहब का कार्ड क्यों खेला जा रहा है? हर बार मजहब का कार्ड खेला जा रहा है। रिजवी साहब ने जो कुछ किया उसकी सजा रिजवी साहब को मिलेगी। उमरान ने जो काम कर रहा है उसकी सजा, उसे मैं सजा भी नहीं कहूंगा, उसकी सजा उससे क़यामत का रोज जरूर मिलेगी। इमरान खान जो कर रहा है उसकी सजा लोगों को आज मिल रही है। लोगों को आज मिल रही है, लेकिन मैं रोज क़यामत की बात कर रहा हूँ। अच्छा महमूद कश्मीर साहब, चूंकि टाइम थोड़ा रह गया है, ये बताएं कि ये सूरत जो पाकिस्तान की है, लोग तो कहते हैं जी पाकिस्तान की बात ना करो, हमें करनी पड़ती है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में होता है उसका असर हम पर पड़ता है, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक है जी, हमारी मजबूरी बनती है। मुझे बताएं कि इस तनाजुर में हम अपना जो पैगाम है वो किस तरीके से बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं, बावजूद इसके कि हमारे हम पर पाबंदियां हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई वे आउट भी तो निकालना है ना। देखिए ना जी कि डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पर जो काबिज तबका है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो बाशऊर हो। सियासी तौर पर लोगों को निकालना इतना आसान काम नहीं होता है कि पूरे पाकिस्तान को बुला कर देना। मजहबी फिरका परस्ती के बुनियाद पर आप बहुत थोड़े मुख्तसर टाइम में पूरे पाकिस्तान को बंद करा सकते हैं, और वो लोग जिनको दीन इस्लाम के बारे में कोई भी खबर नहीं है वो भी तोपें तलवारें उठाकर जो है वो निकल जाएगा बाहर।
और जिन लोगों ने पाकिस्तान पर कब्जा कर रखा है उनके मफाद के लिए यही बेहतर है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो जाहिल ही रहे। अगर पाकिस्तान के आवाम जो है वो बाशऊर हों तो फिर वो कुव्वतें जो इनको इस्तेमाल कर रही हैं वो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकती। और जो कुछ स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में, मस्जिदों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो यही पढ़ाया जाता है कि लोगों को बस एक मखसूस हद तक ही जो है रखा जाए, इससे ज़्यादा इनकी अक्ल सोच से काम ना करे। तो आज यही पोज़ीशन है कि मुख्तसर वक़्त में वही लोग जो कुछ भी नहीं करते और जब ये कॉल दे दी जाती है तो फिर वो डांगे सोटे उठाकर जो है निकल जाते हैं बाहर। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनको चाहिए कि ये जो शिकंजा है ये इसको तोड़ना चाहिए और लोगों को इंसानियत का दर्द देना चाहिए। जिस तरीके से भट्ट साहब ने कहा है कि हर किसी ने अपना हिसाब देना है। जो गलत करेगा उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। लिहाजा इस वक़्त उन लोगों को सामने आना चाहिए और ये जो मज़हबी इंतहापसंदी है, चूँकि लोग खौफ की वजह से नहीं बोलते। इतना खौफ जो है कि लोग सोचते हैं अगर हमने कुछ कहा तो हो सकता है किसी मस्जिद से ये ऐलान हो जाए कि फलां शख्स ने जो है वो तौहीन कर दी है। तो लोग सोचे समझे बगैर जो है उसके घर पर जो है हमलावर हो जाएँगे। इसलिए लोग खामोश और मैं समझता हूँ कि ये खामोशी जितनी जल्दी टूट जाए वो इतना ही बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज बना हुआ है, पूरी दुनिया में ये कोई गलत बात भी नहीं है। पाकिस्तान के हालात देख लें कि दुनिया के बाकी भी ममालिक हैं, जो 56 के करीब जो मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ इस तरीके का कोई भी मसला नहीं होता। जो भी कोई थोड़ी-सी बात होती है, ये पाकिस्तान वाले जनाब वाला उठकर अपने घरों को, अपनी गाड़ियों को, अपने कारोबार को आग लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बाशऊर लोग हैं, जो अपने ही घर को आग लगा के जनाब वाला कहते हैं जी कि हमने दुश्मन को जो है अपने घर को आग सबक सिखा लगाकर दिया है। अपने घर को आग लगाकर समझते हैं कि दुश्मन को तकलीफ दे रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब अभी टुवर्ड्स द एंड देखिए जी, दूसरे ममालिक में बड़े जर्नैलों पर रिसर्च कराई जाती है, इनकरेज किया जाता है, या जो बानी होता है मुल्क का उस पर रिसर्च की जाती है। वो जो नज़रिया होता है आपका जिस बुनियाद पर मुल्क कायम होता है उस पर रिसर्च की जाती है। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में जिनाह साहब पर रिसर्च करने की इजाज़त नहीं दी जाती? डॉक्टर साहब इसके मुताबिक तो बहुत सी बातें हैं ना, हो सकता है मेरे नज़दीक मैं मज़ीद ज़्यादा कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ। तो हाँ, कह इतना दें यार, ज़रूर कोई बात कहूँगा नहीं, कि सच। इस तरह नहीं कहा जाता है इन्हें कि भाई ये क्या क्या है जी, हम उनकी शरक हैं, वो अच्छा, अच्छा। कायद-ए-आज़म साहब से मंसूब किया जाता है अक्सर, तो शायद इसलिए जो ये चीज़ें फिर बाहर निकल आएँगी ना अगर रिसर्च हो गई किसी आदमी पे। अच्छा। आया उन्होंने कही थी या नहीं कही, तो बात तो जो उन्होंने कही नहीं थी, तो पिछले 73 साल से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन बेचारों पे, अल्लाह ताला उन्हें कब्र जन्नत नसीब करे। हुँ। और इसलिए शायद वो रिसर्च करने में और मानत है। वजह भी तो होगी ना भई, इस्लाम से उनका हाँ, वो कितना फिर ताल्लुक। वजह तो और भी हो सकती है ना सर, उसमें तो कोई ऐसा बात। हाँ, क्या एक डॉक्टर साहब मैं ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तनवीर ज़मान के सिलसिले में नॉट तनवीर ज़मान, तनवीर राजा तनवीर जो इस वक़्त तनवीर अहमद। तनवीर अहमद साहब, उस सिलसिले में जो एक हड़ताल का या डेमोंस्ट्रेशन का इंतज़ाम किया गया 19 मई को, 1 बजे शुरू होगा पाकिस्तान एम्बेसी लंदन के बाहर। तो दोस्तों से दरख्वास्त है कि भाई जो भी आना चाहे प्लीज़ आएँ, उसमें इनकरेज किया जाए उनको, ताकि हम बताएँ कि भाई वो कसूरवार नहीं है बेचारा, उसको किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। और दूसरा डॉक्टर साहब एक और भी अनफॉर्चुनेटली बुरी खबर है, हमारे जो हैं असगर सेठी साहब, हाँ। उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है मिरपर से डडियाल से वापस जाते, वो जो आज नमाज जनाजा थी ना उनकी, वो जो चीफ साहब थे जो फोत हुए पिछले दिनों, जी, जी, जी। वो जनाजा पढ़ के जा रहे थे तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें उसी वक्त उन्होंने, जिससे यूजली किया जाता है जो भी बीमार कोटली अस्पताल में जाता है उसे रेफर कर दिया जाता है। रेफर से मुराद जो है बड़े मुश्किल हालात है, ज़ाहिर है कोई काफ़ी सीरियस इंजरी है उन पे, अल्लाह शफ़ा दे तो दें उनको। उसे तो अच्छा, दरख्वास्त है कि टाइम दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। आमीन, आमीन, टाइम 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 ख़त्म हो गया जनाब। इसी पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह उनको शिफ़ा दे सेठी साहब को। इसी पर ख़त्म आमीन, करते हैं। आमीन। नाज़रीन, आमीन। आपने बातचीत सुनी।
हमने हल्के फुल्के अंदाज में जो मसाइल हैं पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के हवाले से भी और सहाफ़त के हवाले से भी उस पर बात की है। आई होप यू लाइक द शो एंड इफ यू डू लाइक इट एंड डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क। आई लीव इट एट दैट। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़।